टू रियो स्टडी। सो गाइस, मैं आज आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने ये बताया कि कैसे ग्लूकोज को हम एनर्जी मतलब कि एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है उसको कार्बन की बड़ी चेन होती है, उसको छोटे चेन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले साइटोप्लाज्म में भेजते हैं। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, बट फिर भी ये और छोटा होगा। ठीक है, अब C3 पायरुविक एसिड मतलब कि C3, इसको हम डायरेक्ट एटीपी में कन्वर्ट अभी भी नहीं कर सकते। तब इस पायरुविक एसिड को हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेजते हैं, जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। अब उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पायरुविक एसिड है एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। टोटल 36 एटीपी बनते हैं। तब फिर वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। इसी के कारण उसको एरोबिक प्रोसेस बोलते हैं। देखिए, एरोबिक प्रोसेस मतलब कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, और इसी तरह से एनारोबिक प्रोसेस मतलब कि जो प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं खमीर बनाना। इसको मैं और अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो ये जानिए कि जैसे बियर वाइन कैसे बनता है, अंगूर या ग्रेप्स को सड़ा करके हम बनाते हैं वाइन। ठीक है, और एक और एग्जांपल है जैसे कि मैदा को सड़ा करके हम क्या बनाते हैं, ब्रेड। या फिर ये जो प्रोसेस होता है ये फैक्ट्री के अंदर होता है। ठीक है, और इसमें जो मैं आपको बियर वाइन का एग्जाम्पल दिया खमीर वाला, ठीक है, ये वाइन बनता है, ग्रेप्स को सड़ा करके हम क्या बनाते हैं, इथेनॉल। तो ये इथेनॉल तो बन जाता है। ठीक है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एथिल एल्कोहल भी इसी को बोलते हैं, इथेनॉल भी बोलते हैं। इथेनॉल तो बन जाता है, साथ ही साथ CO2 और H2O ये दोनों भी रिलीज होता है। खैर इतना डिटेल में नहीं चाहिए, बस इतना जानिए एनारोबिक प्रोसेस का एग्जांपल है फर्मेंटेशन। ठीक है गाइस, इसके बाद तीन पॉइंट और देखिए। जैसे कि अगर आपको बोलता है कि कोई प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है जहाँ पे, ठीक है, इफ O2 इज मोर, जहां पर भी ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो कोई प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, और अगर इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, ऑक्सीजन अगर है ही नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं, तो कोई प्रोसेस कौन सा हो रहा होगा वहां पे, फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, और अगर इफ O2 इज लेस अमाउंट, ठीक है, O2 अगर प्रेजेंट है बट लेस अमाउंट में है, तो कोई प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होगा, मसल्स के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारे मसल्स में फैटिक क्यों होता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, पेन या फैटिक इन मसल्स इज ड्यू टू, मेनली ड्यू टू, किस कारण से होता है, क्योंकि हमारे मसल्स जो हमारे बाइसेप्स या ट्राइसेप्स होते हैं वहां पे फैटिकनेस इस कारण से होता है क्योंकि वहां पे, ठीक है, जो प्रोसेस तो होता है बट वहां पे एटीपी भी बनता है, वो कम बनता है, 2 ATP बनता है, और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड की वजह से पेन या फैटिक होता है हमारे मसल्स में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें कोई भी डाउट हो गया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में से बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आप ये जानिए कि हम किन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स, और तीसरा हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स और हार्ट। ये 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हमारी बॉडी में ब्लड बनना स्टार्ट होता है। ब्लड कहाँ से बनता है, बोन मैरो से बनता है। ठीक है, ब्लड बनता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्लड वेसल्स मतलब कि जो हमारे बॉडी में नलिकाएं होती हैं, वेसल्स मतलब कि जिसको बोलते हैं धमनियां, शिरा या केशिकाएं, सुना होगा। ठीक है, तो ये ब्लड या ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये ब्लड को लेकर के जाने का काम करती हैं। ठीक है, कहाँ तक लेकर के जाने का काम करती हैं, हार्ट तक, और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती हैं। तो तीसरा हो गया आपका हार्ट। ये तीनों पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें आप देखिए कि हार्ट को, ठीक है,
मायोजेनिक बोला जाता है। हार्ट को मायोजेनिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि हार्ट एक अकेला ऐसा ऑर्गन होता है जिसको वर्क करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है, वो अकेला ही वर्क कर सकता है। इसी के कारण से हार्ट को मायोजेनिक बोला जाता है। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि जब भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण मतलब कि एम्ब्रियो का, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं जब फर्टिलाइजेशन के बाद पहले महीने के तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन में जब एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, भ्रूण, उस समय जो भ्रूण का साइज होता है वो एक बड़े चावल के दाने के समान होता है, ठीक है। उस समय जो सबसे पहला ऑर्गन उसमें बनता है वो हार्ट ही होता है। और उस समय उसका साइज मैंने आपको बता दिया कि छोटे छोटे या बड़े चावल के दाने के समान होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट ये कि एडल्ट पर्सन के हार्ट का साइज क्या होता है। किसी भी एडल्ट पर्सन के हार्ट का साइज क्या होता है, क्लोज फिस्ट के बराबर होता है, बंद मुट्ठी के बराबर उसका साइज होता है। और एक पॉइंट याद रखिए आप कि जो हार्ट होता है, ठीक है, वो टोटल मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का बोन नहीं होता है, वो पूरा मस्कुलर ऑर्गन होता है। और हमारी बॉडी का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन बोला जाए, सबसे बिजिएस्ट पर्सन कौन है, तो फिर वो हार्ट ही है। सबसे ज्यादा मतलब वो कभी रेस्ट नहीं करता, 24 आवर वो अपना काम करते रहता है, ठीक है। और हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट वो क्या होता है, O2 और CO2 को एक्सचेंज करना। O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करने का काम। मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या बताया था कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स में एल्वेली रखे हुए होते हैं। एल्वेली मतलब कि वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एल्वेली क्या करता है, O2 और CO2 को एक्सचेंज करने का काम करता है। तो हमारा हार्ट क्या करता है, जो भी ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड को एल्वेली के पास भेजता है। एल्वेली क्या करता है, O2 CO2 को एक्सचेंज करता है। जितने भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल मतलब कि CO2 होंगे, उस CO2 को एल्वेली में भेजेगा। एल्वेली के थ्रू फिर हमारी बॉडी से वो बाहर चले जाएंगे और जितना भी O2 हमने लिया है उस O2 को ब्लड में डाल देगा, मतलब कि प्यूरिफाई करेगा। तो इसका प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, ब्लड हार्ट का यही होता है कि O2 और CO2 को एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है। और हार्ट का पोजीशन होता कहाँ पे है, अगर आपको पूछा जाए पोजीशन, हार्ट का पोजीशन कहाँ पे होता है, तो हमारे लंग के नीचे यहाँ पे होता है। ये डायफ्रागम, ये हमारा लंग्स के नीचे, मतलब कि लेफ्ट लंग के नीचे साइड हार्ट का पोजीशन होता है। ये सारा पॉइंट समझ में आया। इसके बाद एक और पॉइंट, गाइस ये मान लीजिए कोई पर्सन है, डायग्राम में देखिए, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, सुपीरियर, और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं इंफीरियर। याद रखिएगा, हार्ट के ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं सुपीरियर और हार्ट के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं इंफीरियर। कितना पार्ट, इसके बाद देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह से होता है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये है जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद ही नहीं होते हैं, मतलब कि जो बॉडी होता है उसमें ब्लड होता है, ठीक है, और ब्लड को लेकर के जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती है, मतलब कि जो भी ब्लड
कि जो भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, वो पूरे ब्लड में तैर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा, इंसेक्ट्स, cockroaches and invertebrates etc. दूसरा देखते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिसमें प्रॉपर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड को एक पोजीशन से एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए धमनियां, शिरा या केशिकाएं मौजूद हो, उसे बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स याद रखिएगा। इसके एग्जांपल्स हैं ईव्स, मैमल्स, reptiles, amphibians and fishes। Eves, mammals, reptiles, amphibians and fishes क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये दोनों के एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि अलग अलग वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग जीव जंतुओं को अलग अलग उनके वर्ग के हिसाब से अलग अलग हार्ट में चैम्बर प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब कि हर जीव जंतुओं का हार्ट जो होता है अलग अलग चैम्बर में डिवाइडेड होता है। चैम्बर मतलब कि आप खंड समझ सकते हैं। हार्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, इसको चैम्बर में प्रोवाइड किया गया है। ये फर्स्ट चैम्बर, ये सेकंड चैम्बर, ये थर्ड चैम्बर, ये फोर्थ चैम्बर, ऐसे इसको चैम्बर में डिवाइड किया गया है। मतलब ये डिवाइडेड रहता है चैम्बर में। तो जिसको जितना काम मतलब कि जिस जीव जंतुओं का काम जितना ज्यादा होता है उतना ही चैम्बर उसमें प्रोवाइडेड होता है। फॉर एग्जांपल इसको टेबल से समझते हैं, इसको मैं टेबल से बताता हूँ आपको। ये मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का केवल एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका हार्ट, ये चैम्बर, जैसे कि ईव्स मतलब कि बर्ड्स के हार्ट, ठीक है, बर्ड्स का जो हार्ट होता है, बर्ड्स ईव्स का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सारे वर्क करने होते हैं, उन्हें फ्लाई उड़ना रहता है, उड़ने में बहुत एनर्जी लगती है, खाना ढूंढना रहता है अपना। तो ये सब कुछ रीजन है जिसके कारण से इसका चैम्बर 4 इसका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का होता है। उसी तरह से दूसरा है आपका मैमल्स मतलब कि ह्यूमंस, इसमें आते हैं ह्यूमन हार्ट जो होता है वो भी 4 चैम्बर का होता है। इसके बाद देखिए रेप्टाइल्स को हिंदी में सरीसृप बोलते हैं। गूगल में आप इसके पिक्स देख लीजिएगा। मतलब कि जो मेंढक वगैरह रहते हैं या कुछ जीव जंतु रहते हैं वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का होता है। एम्फीबियंस फोर्थ है। एम्फीबियंस मतलब कि उभयचर, जो जमीन में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो भी 3 चैम्बर का होता है। और फिशेस, इनमें है फिशेस का जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर का होता है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है, क्रोकोडाइल हार्ट, वो 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल आता रेप्टाइल्स में है, रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है क्रोकोडाइल। बट रेप्टाइल्स का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर का होता है, बट क्रोकोडाइल का हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। ठीक है, देखते हैं गाइस
कि हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है और कैसे मतलब पूरे ब्लड को सर्कुलेट करता है, प्यूरिफाई करता है। तो देखिए ये सबसे पहले ब्लड का डायग्राम है, हार्ट का डायग्राम है। हार्ट ऐसा दिखता है। बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि हार्ट का डायग्राम, हार्ट ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है। हार्ट का डायग्राम ये है ओरिजिनली, ठीक है। कई लोगों को डाउट आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हार्ट का लेफ्ट और राइट साइड, मतलब कि हम लेफ्ट और राइट साइड कैसा पता करेंगे कि हमारा हार्ट है, हमारा राइट साइड मतलब हमारे हार्ट का राइट साइड, वो हमारा लेफ्ट साइड मतलब हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड। अगर उसको मैं बोर्ड में बताऊं तो वो लेफ्ट राइट साइड ये हो जाता है, लेफ्ट साइड ये हो जाता है। हमारा जो हार्ट है, हार्ट का लेफ्ट साइड है, वो प्योर ब्लड को कैरी करता है। प्योर ब्लड को ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, जिसमें O2 की मात्रा ज्यादा है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो होता है वो प्योर ब्लड को कैरी करता है। हार्ट का जो राइट साइड वाला पोर्शन है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। इम्प्योर ब्लड को ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले वेना कवास। वेना कवास हमारे बॉडी का सबसे बड़ा वेन होता है। वेन मतलब कि शिरा। सब एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज को बोलते हैं धमनियां, वेन्स को बोलते हैं शिरा और कैपिलरीज को बोलते हैं केशिका। ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं, हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा। फिलहाल हम ये देखिए हमारे बॉडी में 3 तरह के वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज मतलब धमनियां, वेन्स मतलब शिरा, कैपिलरीज मतलब केशिका। तो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, तो वेना कवास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेना कवास से इम्प्योर ब्लड हमारे हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में इंटर करता है। मैंने बताया था ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और बीच में जो मसल इसे डिवाइड कर रहा होता है, इसे क्या बोलते हैं, ये वाला मसल, इसको बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। बीच में जो ये वाला मसल है, ठीक है, जो हार्ट को 3 चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं सेप्टम। अब ये डिवाइडेड है 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले वेना कवा से इम्प्योर ब्लड आता है फर्स्ट चैम्बर में। फर्स्ट चैम्बर में जाने के बाद ब्लड जाता है सेकंड चैम्बर में, ठीक है। सेकंड चैम्बर में जाने के बाद हार्ट क्या करता है, ब्लड को लंग्स में भेजता है। डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड लंग्स में, लेफ्ट और राइट लंग में जा रहा है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि लंग्स में हम भेज दिए। लंग्स में क्या होता है, एल्वेली रखा हुआ होता है। एल्वेली क्या करता है, O2 को ब्लड में डालता है और जितना भी ब्लड में CO2 होता है सबको हार्ट से मतलब ब्लड से वापस लेकर के बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब ब्लड हो गया प्यूरिफाई, अब ब्लड हो गया प्योर, ठीक है। अब ये वाला वेसल देखिए आप, ठीक है, पल्मोनरी वेन बोलते हैं इसको, ठीक है। पल्मोनरी वेन, यहाँ से प्योर ब्लड आता है हार्ट के थर्ड चैम्बर में, ठीक है। हार्ट के थर्ड चैम्बर से फिर जाता है फोर्थ चैम्बर में। अब ये प्योर ब्लड जाएगा फोर्थ चैम्बर से आपका पूरा ये होते हुए अरोटा में। अरोटा क्या होता है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी, उसको बोलते हैं महाधमनी, ठीक है। अरोटा स्पेलिंग AORTA लिखते हैं, हिंदी में इसे अरोटा बोलते हैं। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी किसे बोलते हैं, तो अरोटा को बोलते हैं। और हमारी बॉडी की सबसे बड़ा जो शीरा होता है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो शीरा होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा वैन को वेना कवास को बोला जाता है। और आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, ये A और V क्या लिखा हुआ है, A जो है ऑरिकल और V जो है वेंट्रिकल, ठीक है। हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो 2 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल बोलते हैं। बट सेप्टम, ये जो मसल होता है सेप्टम, ये इसको बीच से और डिवाइड कर देता है, इसलिए 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऊपर वाला हिस्सा ऑरिकल कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा वेंट्रिकल कहलाता है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले जो इम्प्योर ब्लड होता है वेना कवास से हार्ट के फर्स्ट चैम्बर में आता है, फर्स्ट से सेकंड चैम्बर में जाता है, सेकंड चैम्बर से जिस वैन के थ्रू हम इसको लंग्स में भेजते हैं उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। मैं जो एक्सेप्शन की बात कर रहा था यही एक्सेप्शन है, ये इम्प्योर ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। मैंने आपको क्या बताया था, आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती है,
आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि सेकंड चैम्बर से जो ब्लड जाता है लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। लंग्स में एल्वेली रखे हुए होते हैं, एल्वेली क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करने के बाद फिर पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी वैन मैंने आपको क्या बताया, पल्मोनरी वैन जो होते हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, पल्मोनरी वैन जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी वैन है, ठीक है, वो प्योर ब्लड को कैरी करता है यहाँ पे, और प्योर ब्लड को फिर वो थर्ड चैम्बर में लेकर के आता है, ठीक है। थर्ड चैम्बर से फिर ब्लड जाता है फोर्थ चैम्बर में, फोर्थ चैम्बर से फिर जाता है अरोटा में, अरोटा जो होती है हमारी बॉडी की महाधमनी होती है, अब वहां से फिर पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ आपको? इसके बाद देखते हैं एक पॉइंट याद रखिए कि एक एडल्ट पर्सन में कितना लीटर ब्लड होता है। किसी एडल्ट हेल्दी पर्सन में, किसी एडल्ट हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड होता है, याद रखिएगा 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, या इसको ml में बोले तो 5040 ml ब्लड होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्डिक साइकिल, मतलब कि हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितने बार बीट करता है, मैंने आपको बताया था। कार्डिक साइकिल बोलने का मतलब ये है, मैं शॉर्ट वर्ड में आपको बताऊं तो हमारा हार्ट एक बार जब धड़कता है कुछ इस तरह से 1 2, ठीक है, हमारा हार्ट जो एक बार धड़कता है उसमें कितना समय लगता है उसे बोलते हैं कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल, ठीक है, मतलब कि हार्ट को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लग रहा है, वो कैसे निकालते हैं, वो कुछ ऐसा निकालते हैं कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार बीट, ठीक है, बीट करता है, मतलब कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितने बार धड़कता है, 72 बार, ठीक है, और 1 मिनट में कितने होते हैं, कितने टाइम होते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है। एक बीट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बीट का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 72 करेंगे। 1 मिनट या 60 सेकंड में 72 बार बीट करता है, तो एक बीट का एक बार धड़कने का जो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 60 सेकंड बाई 72 करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड, ठीक है। ये है आपका कार्डिक साइकिल, मतलब कि हार्ट को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड, ठीक है। इसमें 0.5 सेकंड ये जो टाइम है, और 0.3 सेकंड ये जो टाइम है, 0.5 सेकंड का जो समय है वो कॉन्ट्रैक्शन का समय, कॉन्ट्रैक्शन हिंदी में इसको संकुचन बोलते हैं, ठीक है। हार्ट एक बार क्या करता है, मान लीजिए ये हार्ट है आपका, ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन, इसमें लगा टाइम 0.5 सेकंड, फिर ये होगा रिलैक्स, रिलैक्सेशन मतलब कि 0.3 सेकंड का टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। इसी को और एक वर्ड बोला जाता है सिस्टोल, और इसको बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कॉन्ट्रैक्शन जब होता है, ठीक है, ये मान लीजिए हार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका, कॉन्ट्रैक्शन में जो आवाज आता है उसे बोलते हैं हम लब, ये भी एग्जाम में आता है, कॉन्ट्रैक्शन में जो आवाज आता है वो कैसा आवाज आता है, लब। और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब रिलैक्स होगा, ठीक है, रिलैक्सेशन में जो आवाज आता है उसे बोला जाता है डब, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक कार्डिक साइकिल का जो समय है
एक कार्डिक साइकिल का जो समय है 0.8 सेकंड होता है, इसमें से 0.5 सेकंड जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, 0.3 सेकंड जो है रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैं बहुत सारी जगह में कार्डिक वर्ड यूज कर रहा हूँ। एक पॉइंट और मैं आपको बताना भूल गया कि जो हार्ट है, ठीक है, कुछ इस तरह से था, बीच में सेप्टम वाला मसल था, ये वाला ऑरिकल था, ये वाला वेंट्रिकल था। हार्ट का एक रफ डायग्राम मैं बता रहा हूँ। हार्ट है, ठीक है, हार्ट में जब ब्लड आता है, ठीक है, उस ब्लड को लंग्स के पास भेजने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वो वर्क हो रहा होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए जो हार्ट का जो मसल होता है, हार्ट का जो मसल बना हुआ होता है, ये वाला तो सेप्टम है आपका, ये वाला मैंने बताया सेप्टम है, पर जो हार्ट का मसल बना होता है नीचे का, वो कार्डिक मसल का बना हुआ होता है। कार्डिक मसल मतलब कि ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को लंग्स के पास भेजना होता है। इसी कारण से ये किस मसल का बना हुआ होता है? कार्डिक मसल। इसका अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी को बोला जाता है, हार्ट की स्टडी, कार्डियोलॉजी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बायोलॉजी जब स्टार्ट किया था, तो कि हर एक सिस्टम में एक लॉजी वर्ड जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये लॉजी वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे फिक्स से आना आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। हर एक, जैसे कि दांत की स्टडी को मैंने बताया था ओडोंटोलॉजी बोला जाता है, लीवर की स्टडी को बोला जाता है हेपेटोलॉजी बोला जाता है, स्टोमक की स्टडी, स्टोमक क्या करता है? गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करता है, इसलिए उसकी स्टडी को गैस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। तो वैसे ही हर एक ऑर्गन की स्टडी को कुछ नाम दिया गया है, ठीक है, कुछ लॉजी टाइप से। तो हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि हार्ट जिस मसल से बना होता है उसे बोला जाता है कार्डिक मसल। ठीक है, और हार्ट की स्टडी नहीं, हार्ट की एक्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, हार्ट की स्टडी तो मैंने बता दिया। अब हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट मतलब जब पहली बार दिल धड़कता है वो किसकी वजह से धड़कता है? हार्ट की एक्टिविटी, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले देखिए ऐसे नोड को इंग्लिश इसका फुल फॉर्म साइनोट्रियल नोड। ठीक है, दूसरा है एवी नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। थर्ड है पुर्किंजे फाइबर। ठीक है, और फोर्थ है आपका बंडल ऑफ हिस। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। हार्ट की एक्टिविटी किन चीजों पे डिपेंड करती है? तो ऐसे नोड, एवी नोड, पुर्किंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस। सबसे पहले ऐसे नोड क्या करते हैं, साइनोट्रियल नोड क्या करता है कि ये सबसे पहले इम्पल्स जनरेट करता है। अब उस इम्पल्स को एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, उस इम्पल्स को एवी की तरफ पास कर देता है। अब एवी क्या करता है? एवी नोड जो होता है वो पुर्किंजे फाइबर मतलब कि ये मसल्स होता है, हार्ट के मसल्स को बोला जाता है पुर्किंजे फाइबर। ठीक है, हार्ट के ऊपर में जो मसल्स होती हैं उन्हें ही बोलते हैं, उसको एक्साइटेड करने का काम करता है जा करके। अब ये फोर्थ वाला जो पार्ट है बंडल ऑफ हिस, मतलब हार्ट के अंदर की जो नसें होती हैं उसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। ये पार्ट समझ में आया? सबसे पहले ऐसे नोड क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करता है, वो एवी नोड को इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। एवी नोड क्या करता है? पुर्किंजे फाइबर जो कि हार्ट के ऊपर की मसल्स को बोला जाता है, उसको एक्साइटेड करने का काम करती है, जिससे कि हार्ट धड़कना स्टार्ट हो जाता है। तो हार्ट सबसे पहली बार किसकी वजह से धड़कता है? तो ऐसे नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। और पुर्किंजे फाइबर क्या है? तो मसल्स है, हार्ट की मसल्स, हार्ट के ऊपर वाली मसल्स। इसके बाद आता है हार्ट।
आपने सुना होगा जैसे कि कहीं हॉस्पिटल वगैरह में या मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक मशीन रहता है, ठीक है, उसमें कुछ बीप बीप करके दिखता रहता है ब्लू कलर का। तो वो क्या होता है, उस मशीन को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हार्ट की एक्टिविटी को मापने वाली मशीन का क्या नाम है? हार्ट की एक्टिविटी को किस मशीन से मापा जाता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और एक क्वेश्चन आता है, इस मशीन के द्वारा जो ग्राफ बनता है उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, मशीन में जो ग्राफ बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहां पे होता है कंफ्यूजन, ये है आपका मशीन, ठीक है, ये टीवी टाइप से दिखता रहता है, ये है मशीन, सबने देखा होगा ये एक आध बार, ठीक है। हार्ट की एक्टिविटी को मापने वाली मशीन को क्या बोला जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस मशीन को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म दोनों का सेम ही है, ईसीजी, इसका भी ईसीजी है, बट मशीन का नाम आप अगर आपको पूछा जाए इस मशीन को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पर अगर पूछा जाए मशीन में जो ग्राफ बनता है, इस मशीन में जो ये ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को क्या बोला जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। इस ग्राफ का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका बीपी नापने की मशीन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीपी नापने की मशीन क्या बोलते हैं? बीपी नापने की मशीन को स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है। बीपी नापने की मशीन अगर ऐसा करके पूछा जाए तो आप या क्या बताएंगे? स्फेग्नोमैनोमीटर। और इसके बाद आप देखिए कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना ही होगा। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि हार्ट एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर करना, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करना। जैसे कि अगर कोई मर जाता है, कोई इंसान की डेथ हो जाती है कहीं पे, तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए हमारे पास 4 आवर होते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन 4 आवर में कर लेना चाहिए। अगर 4 आवर से ज्यादा होता है तो फिर वो काम नहीं आता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था और किसने किया था? तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा साउथ अफ्रीका में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। और इंडिया में वेणुगोपालन के द्वारा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था। तो गाइस यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एंड होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ब्लड कैसे ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, ये तो हम पढ़ लिए। अब इसके बाद हम देखना है कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा, कॉर्पसल्स, WBC, RBCs, ये सबसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।